मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफ़र मिलता है और वो उस ऑफ़र को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और आकर कहता है कि मैडम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और देखकर कहती है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, या जो चीज़ अच्छी बनाते हो वो मेरे लिए लेकर आओ। वो कहता है कि मैडम, आपको जो पसंद है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से बना के लेके आऊँ। वो कहती है कि चाय लेके आना, लेकिन थोड़ी कड़क लेके आना, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है, कुछ देर के बाद जब चाय लेकर आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी बारी का नंबर आने वाला था, चाय ख़त्म होती है और वो बैठे बैठे उसी चेयर पे सो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। कई घंटे बीत जाते हैं, लगभग 12 से 15 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है। और जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जो खुल रही थीं तो देख रही थी कि सामने एक बुज़ुर्ग सा व्यक्ति है, उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था और वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। उसके ज़ुबान में इतनी जान नहीं बची थी क्योंकि वो आवाज़ निकाल सके, क्योंकि उसको चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिला के दी गई थी जिससे उसके शरीर की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ से जाता है, कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आता है, वो आता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है। इस तरह से लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। 15 लोगों तक तो उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद उसने गिनती करना भी वो भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तब वो पानी मांगती है, पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है, खाना नहीं मिलता। वो कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलते। मिलती है तो उसको मार मिलती है। जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, बेवजह जो भी वो मुँह खोलती थी उसी बात पर वो पिटती थी। अब यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन 24 घंटे किसी न किसी की उस पर नज़र रहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो इस बात की गूंज पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही नहीं बल्कि उससे लगने वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठाया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक थाना लगता है कमला मार्केट, और इसी कमला मार्केट का एक इलाका है जीबी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 68 नंबर। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकल कर अपने आवास की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रह रहा था। वो वहाँ से एक फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर कहता है कि हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो? वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने ये मैसेज भेजा है। वो पूछता है कि तुम कैसे जानते हो? वो कह रहा था कि मैं लगभग 3-4 बार से उनसे मिल के आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फ़ोन काट देता है। उसने फ़ोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में, और जैसे ही वो लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और वो कहता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दो। वो लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। करोल बाग में रहने वाला वो व्यक्ति उसके अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाने के बाद उससे जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी जो फ़ोन किया था वो कलकत्ता का ही रहने वाला है, और जो भाई आया है वो भी कलकत्ता का रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं, और बातचीत क्योंकि उन्हें अच्छे से बांग्ला भाषा जो आती थी, बातचीत करने के बाद वो कहता है कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना, ऐसा ना हो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है, सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में जाने के बाद वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं, महिलाएं थीं जो सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम करती थीं, जो धंधा करती थीं, उन लड़कियों के पास जाने से पहले उसे एक मैनेजर के पास जाना होता है, और मैनेजर से जाकर कहता है कि मुझे किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि जो सोचकर वो आया था, यहाँ अगर वो अपने मन की सारी बात बता देता तो शायद बहन को भी ख़तरा होता और उसके लिए भी ख़तरा होता। एक एक करके लड़कियां लाई जा रही थीं, लेकिन हर लड़की को वो लगातार रिजेक्ट कर रहा था। जब रिजेक्ट कर रहा था तभी उस
महिला ने कहा कि जो एक नई लड़की है, अभी दो ढाई महीने पहले जो आई है रानी, उससे मुलाकात करा दो। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तो उसके बाद मुलाकात हो सकती है। वो लड़का कहता है कि अगर ऐसी ही बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बैठकर इंतज़ार कर रहा था, तभी जो वहाँ की मैनेजर होती है वो कहती है कि उसके ज़्यादा रेट लगेंगे, इसलिए अगर उसका इंतज़ार करना है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उसी का इंतज़ार करूँगा जब वो खाली होगी। उसका दरवाज़ा खुलता है, एक ग्राहक बाहर निकलता है और बहन जब बाहर निकल के आती है, बहन और भाई की जब आपस में आमना सामना होता है तो बहन उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्माने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे। भाई ने तुरंत उसे देखते कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है और जैसे ही अंदर जाती है वो लड़का उसके साथ ही चला जाता है। बहन और भाई जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगकर जब रो रहे थे तो फूट फूट के ये आवाज़ बाहर तक ना जाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया, ताकि ये आवाज़ अगर बाहर चली गई तो शायद उनके लिए ख़तरा हो सकता है। वो एक निर्धारित समय सीमा जो होती है कोठे पे अंदर जाने की, उस समय सीमा से वो ज़्यादा देर तक रुकने लगता है। तभी दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था कि तुम यदि बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो समय सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय और लिया तो तुम्हारा फिर डबल चार्ज लग जाएगा, यानी कि जितने रुपए तुमने दिए हैं उससे तुम्हें ज़्यादा देने पड़ेंगे। लड़का कहता है ठीक है, मैं इससे ज़्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त और बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना जब शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। दरअसल वो बताती है कि कलकत्ता की मल्टीनेशनल कंपनी में जब वो काम कर रही थी, उसी कंपनी में उसकी एक दोस्त बनती है ज्योत्सना, और जब ज्योत्सना से वो दोस्ती कर बैठती है तो ज्योत्सना उसके सामने आके एक दिन रोने लगती है। कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग मुझे उस नौकरी के लिए जाने नहीं देना चाहते। आखिरकार करूं तो क्या करूं। रानी जब उसकी बात सुन रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। वो बता रही थी लगभग 35 या 40 हज़ार रुपये के आसपास मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफ़र आया है उसमें लगभग 1 लाख रुपए तो शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ने लगेंगे। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या वह नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे। तभी ज्योत्सना ने कहा कि ठीक है, इस ऑफ़र को तुम प्राप्त कर लो और मैं कभी फिर और देखूंगी, परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जब जब वो घर से खाना लेकर आते थे, साथ खाते थे, कुछ चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो या बाहर घूमना हो, तो ज्योत्सना और रानी दोनों एक साथ ही रहते थे। तभी वो जो दिल्ली की नौकरी का ऑफ़र था, उस दिल्ली की नौकरी के ऑफ़र के लिए उसने कहा कि 10 जून 2019 को दिल्ली की फला जगह पर इंटरव्यू है, और इसके लिए जो रमज़ान है, रमज़ान तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाएगा, तुम उसके साथ चले जाना। जब वो दिल्ली जाती है तो तब वहाँ जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद वो पहली बार इस कोठे पर आती है और उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। 10 जून को वो उसी रात लगभग ये 11 जून से उसकी शुरुआत होती है। पहले दिन 15-20 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है, और हर दिन चूँकि सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए ज़्यादातर ग्राहक जब उसको देखते थे तो उसी की ही डिमांड किया करते थे, और वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से कैसे निकले। जब वो खाना मांगती थी तो उसको पिटाई होती थी, साथ ही जब उसे होश आता था और वो चिल्लाने की कोशिश करती थी, चीखने की कोशिश करती थी, तो उसे नशा देकर, कोई ऐसा इंजेक्शन देकर उसे उत्तेजित किया जाता था, ताकि वो उत्तेजित हो तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शोर मचाने के लिए नहीं। अब ये लगातार उसके साथ सिलसिला चलता रहता है। उस पर लोगों की नज़र थी, उसके कोठे वालों की नज़र थी, ताकि यहाँ से ये भाग ना जाए। वही एक ऐसी लड़की थी जो इस कोठे से बाहर जाने की उसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिमी बंगाल का ही रहने वाला था। उसके पास आने के बाद उससे बातचीत करता है, और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहीं ज़्यादा उसको तवज्जो दी, उससे ज़्यादा बातचीत करनी शुरू की। इसलिए उस ग्राहक की आदत बन जाती है, जब भी उसे मौका मिल रहा था तभी वो उसके पास आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब 3-4 बार लगातार वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो। और जैसे भी ये फ़ोन की बात कहता है कि वो कहती है कि मेरे भाई को फ़ोन कर दोगे तो शायद मेरे निकलने का यहाँ से चांस बन जाएगा। तभी वो लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये लोग मुझे पूरे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी लड़की वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है, कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ।
उसने जो वादा किया था वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए उसके लिए कलकत्ता से आए लड़के के लिए दिल्ली, वो शहर, कमला मार्केट, बिल्कुल जो थाना था बिल्कुल अनजान था, उसकी यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था करे तो क्या करे। अगले दिन फिर ग्राहक बन के जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से ही मिलना है। रानी के पास जाता है, रानी से जाकर पूछता है कि रानी हमें क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता। तब वो एक नाम बताती है, कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दें। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली, यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये लोग अक्सर इन कोठों पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वाति मालीवाल उसकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ से वो सीधा निकल के जाता है दिल्ली महिला आयोग में, और वहाँ जाने के बाद उसको एक उसकी DCW यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उसकी एक सदस्य मिलती है, मेंबर मिलती है, जिसका नाम किरण नेगी होता है। किरण नेगी को वो लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बयां करता है। रानी दरअसल काल्पनिक नाम है, असली नाम हम उसका ले नहीं सकते। जब किरण नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफ़र दिया गया था कि तुम दिल्ली आओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए तुम जब वो यहाँ आती है तो उसको सीधा कोठे पर पहुँचा दिया जाता है। 2-2.5 महीने से लगातार उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ न जाने कितने लोग गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपनी जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करती हूँ। तभी किरण नेगी ने स्वाति मालीवाल से बातचीत की और मालीवाल से कहा कि ऐसे मसला है, जो भाई है वो मेरे पास बैठा हुआ है, वो अपनी बहन से सीधा कोठे पर मिल के आया है, उससे बातचीत करके आया है, इसलिए इस बात में कोई झूठ नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल ने पूरी कहानी सुनी, पूरी कहानी सुनने के बाद सीधा वो DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को फ़ोन करती है। उनसे कहती है कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, एक GV रोड पर कोठा है, वहाँ पर रेड डालनी है, क्योंकि एक लड़की है जो कई महीने से फंसी हुई है, उसके साथ काफ़ी समय से गंदा घिनौना काम हो रहा है। उसे नौकरी के बहाने से कलकत्ता से दिल्ली बुला कर लाया गया था। ये मनदीप सिंह रंधावा ने जब पूरी कहानी सुनते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं, और वो डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को। और 2019 को ये जो 9 अगस्त की डेट थी, तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उसे ये कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम उस कोठे के अंदर रहोगे, अपनी बहन के साथ रहोगे, ताकि हम जाकर आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सकें। ठीक वैसे ही होता है। किरण नेगी, स्वाति मालीवाल, मनदीप सिंह रंधावा सहित कई ऑफिसर की टीम यहाँ पर जाती है, जो रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद उसी कोठे में जब जाते हैं, उस दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा खुलता है तो दोनों बहन और भाई उस कोठे के अंदर मिल जाते हैं। और ये जब कहानी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो इसमें स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि DCP मनदीप सिंह रंधावा और उसकी महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी की जमकर तारीफ़ की गई थी। वो व्यक्ति, लड़का जो था कलकत्ता का, वो अपनी बहन रानी को लेकर अपने घर चला जाता है, और फिर पुलिस वालों की ही नहीं, महिला आयोग दिल्ली की भी जमकर तारीफ़ की गई थी। और ये मीडिया ने उस चीज़ को बड़ी प्रमुखता से लिखा था कि एक भाई ने अपनी बहन को GV रोड से किस खूबसूरती से निकाला कि उसको भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही जब इस कमला मार्केट थाने में FIR दर्ज की जाती है तो धारा नंबर 370, 376, 109, 34 के तहत ये FIR दर्ज की जाती है, और जो इस कोठे की मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी जो इस टीम में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने इस महिला को GV रोड के उस कोठे पर पहुंचाया था, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। ये FIR वहाँ भी दर्ज की गई थी क्योंकि ये लड़की अपने घर से ये कह के निकली थी कि मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिली है। 8 जून 2019 को वो निकली थी, और 10 जून 2019 को जब उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो चुका था तो घर वालों ने उसकी कलकत्ता के अंदर ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको बताना है, जताना है कि यदि आपको ज़्यादा बड़े ऑफ़र मिले तो उसका क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा ऑफ़र मिल रहा है और उसके बदले में कहीं आपकी ज़िंदगी ख़तरे में ना पड़ जाए, इसलिए ऑफ़र को सोच समझ कर लें। इस कहानी में वैसे होता है, इस लड़की को मल्टीनेशनल कंपनी में 35-40 हज़ार रुपये की जॉब थी जो कर रही थी, लेकिन इसे लाख रुपए से ज़्यादा का ऐसा ऑफ़र मिलता है, इसलिए वह कलकत्ता छोड़कर अपना दिल्ली चली जाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,
जय भारत।